स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज, जिसमें हम आज 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं सीरीज में करवाऊँगी। और जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, तो हमें इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और मैं आपको साथ साथ डिस्क्राइब करते हुए भी चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है, यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि संविधान विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या समझाता है और क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में 2 शब्द दिए गए, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण शब्द दिए गए। तो हमें इन शब्दों का अर्थ समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह राज्य का अर्थ है भारत संपूर्ण गणराज्य को लिया गया है, जिसका संविधान है। तो क्या कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि विधि के समक्ष समता क्या होती है। तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया यह एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिए होंगे और सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। तो कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा नीचा, अधिकारी या गैर अधिकारी, कानून से ऊपर नहीं होगा। तो विधि के समक्ष समता यह अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जिसमें विधि के समक्ष सभी समान होंगे। तो ये थी विधि के समक्ष समता। अब हम देखते हैं विधि के समान संरक्षण। तो ये अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई एक सकारात्मक अवधारणा है। तो ये अवधारणा क्या कहती है कि समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा और समान परिस्थिति में रहते हुए लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव से समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 14 में दिए गए शब्द विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं संविधान में, जिससे कि मतलब इन पदाधिकारियों या व्यक्तियों को अनुच्छेद 14 से संरक्षण प्राप्त है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य के राज्यपाल, संसद, विधानमंडल के सदस्य, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत, डिप्लोमेट्स और यूएनओ के सदस्यों को विशेष रूप से कोर्ट में पेश होने के समता के अधिकार से मुक्ति मिली हुई है। तो इन पदाधिकारियों को अनुच्छेद 14 के जो पाबंदियां हैं उनसे मुक्ति मिली हुई है। तो ये था अनुच्छेद 14। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण शब्द दिए गए हैं। तो ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, समता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि के शासन के विपरीत है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अवसर की समानता और इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा अनुच्छेद 14 में कि दो प्रावधान किए गए, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के अधिकार दिए गए। तो इनका जो विपरीत शब्द होगा वो होगा विशेषाधिकार या और उन्मुक्ति, यानी कि जो विधि के समान संरक्षण और विधि का शासन है उससे विपरीत ये शब्द हैं, जिनमें कुछ पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, यूएनओ के सदस्य, राजदूत विभिन्न देशों के, उनको इनसे उन्मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कोई कोर्ट में पेश होने से इन पदाधिकारियों को स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता? तो जो अनुच्छेद 15 है उसके अंतर्गत निम्न कुछ आधार दिए गए जिनके आधार पर वो विभेद नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा भाषा। उस अनुच्छेद 15 में भाषा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 का थोड़ा सा डिटेल से वर्णन। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो भी समता के अधिकार से ही संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें प्रावधान दे रखे, पहले में दे रखा है, पहला प्रावधान है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो इसमें भाषा शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा भाषा। तो इसमें अन्य जो उपबंध दिए गए भाग के अंतर्गत वो हैं दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या दूसरा एक है पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। और तीसरा भाग क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित यानी कि मतलब उनको रोक नहीं सकती। तो राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से नहीं रोक सकता, यानी कि संविधान में ये प्रावधान दिया गया है। तो उसका पार्ट 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए उन्नति या अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं कर सकती। तो संविधान राज्य को कहता है कि जो अनुच्छेद 15(4) है वो उसके अंतर्गत जो राज्य है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये देखा हमने अनुच्छेद 15 जिसके अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 राज्य को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए प्रावधान करता है। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो अवसर की समानता में इसमें अनुच्छेद 16 में कितने पार्ट है? 16(1) से लेके 16(5) तक है। तो संविधान के अनुच्छेद 16(1) व 16(2) में राज्य के अधीन किसी पद या
अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। तो 16(1) और 2 क्या करता है? नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो 16(1) और 16(2) में उल्लेखित जो प्रावधान है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। और अवसर की समानता का अधिकार उच्च वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग को भी प्राप्त हो सके, इसके लिए अनुच्छेद 16(3) और 16(5) के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो जो 16(3) के अंतर्गत किए गए प्रावधान है वो क्या कहते हैं कि 16(3) के तहत राज्य की नौकरियों में निवास के आधार पर राज्य विभेद कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। तो जिस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से पद सृजित किए जाते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 16(3) व 16(4) के आधार पर ही किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान करता है। तो जो 16(4) है वो राज्यों को आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो वर्ग हैं, उनको उनके लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान करता है। आरक्षण के आधार के मुद्दे पर प्रदीप कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण का आधार जाति और आर्थिक दोनों संयुक्त रूप से होंगे। और जो EWS का आरक्षण मिला है वो 10% जो आरक्षण मिला है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत ही नागरिकों को प्राप्त हुआ है, जिसको EWS नाम दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन की क्षमता का प्रावधान करता है? तो अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 16 किसके बारे में है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जिसमें 16(1) से लेकर 16(5) तक पार्ट्स का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत राज्य के नागरिकों को संविधान समान अवसर की बात करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में क्या वर्णन किया गया है? अस्पृश्यता निवारण का। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। तो हमें स्टूडेंट्स इन आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। तो संविधान कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, तो संविधानविदों ने जो अनुच्छेद 14 है वो स्पेशली इसी के लिए बनाया था। तो अस्पृश्यता का अंत के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? संविधान में अनुच्छेद 17 दिया गया है। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो समाज में और कहीं भी अगर अस्पृश्यता दिखाई देती है तो उसे विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। यानी कि अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, यानी कि ये जो कानून है अनुच्छेद 17 के तहत वह छुआछूत और अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है, यानी कि रोकता है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समानता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 17 के बारे में जिसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, उसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों के अंत के संदर्भ में है अनुच्छेद 18। तो इसमें अनुच्छेद 18 का पहला प्रावधान क्या कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय
कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो सेना या शिक्षा के संबंधित क्षेत्रों के अलावा राज्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य या राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, और अगर स्वीकार भी करेगा तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति और राष्ट्रपति की सहमति के बिना वहाँ से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो तीसरा प्रावधान क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है चौथा प्रावधान क्या दे रखा है उपाधियों के अंत के अंतर्गत कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकेगा। तो ये जो सामाजिक समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। तो ये किस आधार पर संदर्भित है? तो ये भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाक स्वतंत्रता के संबंधित जो कुछ अधिकार दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के आधार पर दिया गया के अंतर्गत संदर्भित है वाक स्वतंत्रता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में केवल देश के नागरिकों के लिए कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रता दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली तो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार और अपने विचार को अभिव्यक्त करने, कहीं भी अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता ही मूल तत्व है। तो भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। तीसरी स्वतंत्रता है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान स्वतंत्रता देता है कि भारत के लोग समुदाय का निर्माण कर सकता है और संघ निर्माण की भी स्वतंत्रता देता है। चौथी स्वतंत्रता है भ्रमण की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकता है। पांचवा है निवास की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान उल्लेखित करता है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं भी भारत के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ये थे 6 स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं, जिसको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या उपलब्ध कराता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देख ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो जो
संविधान में के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके आधार पर उसके अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। तो अनुच्छेद 20 किस बात का प्रावधान करता है कि व्यक्तियों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये किन के अंतर्गत दिए गए भारतीय संविधान में? ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के अंतर्गत ये स्वतंत्रता, ये अधिकार दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 20 किसके बारे में है और क्या कहता है। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत वर्णित है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो इसमें प्रावधान है कि कोई भी कानून पूर्व की तिथि से लागू नहीं होगा, न ही पुरानी तिथि से किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जा सकती है, और अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये थे अनुच्छेद 20 के तहत किए गए प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निजता के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जिसमें अनुच्छेद 21 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है भारतीय संविधान का। यहाँ से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो विधि के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो ये था अनुच्छेद 14 निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है। तो जो निजता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे मूल अधिकार घोषित किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। तो निजता का अधिकार है यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ये कहता है अनुच्छेद 21, जिसको भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये प्रावधान किया गया है और मूल अधिकार घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए कुछ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में। तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 वाद में न्यायालय द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य शारीरिक स्वतंत्रता से बताया गया है। तो पहला फैक्ट तो ये है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950, जिसमें ये फैसला दिया गया है कि शारीरिक स्वतंत्रता बताया गया है किसको, जो संविधान में दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य इससे ये लिया गया है। दूसरा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्राण का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ साथ जीवन यापन करने का भी अधिकार है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि मानवीय गरिमा के साथ साथ जीवन यापन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि दैहिक स्वतंत्रता में अनेक अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 में नहीं है सम्मिलित हैं। यह अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों से संरक्षण प्रदान करता है। इस निर्णय में न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि द्वारा उचित प्रक्रिया को ही अपनाया गया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने नींद के अधिकार को भी जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार माना है। तो ये थे अनुच्छेद 14 से संबंधित अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों को दिए गए जो मूल अधिकार है उनके अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हमारे देश में शिक्षा एक अधिकार है। तो शिक्षा को किस प्रकार का अधिकार माना गया? तो शिक्षा मूल अधिकार में सम्मिलित की गई है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है वह 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 21 क में ये घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 21 क में ये तथ्य जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निवारक निरोध से क्या आशय है? तो निवारक निरोध से आशय है कि पूछताछ के बिना निरोध। तो ये जो निवारक निरोध शब्द है ये संविधान आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 22 को डिटेल से। तो आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है कि अनुच्छेद 22 में नागरिकों को प्राप्त निम्न अधिकारों का उल्लेख है। तो 22 के अंतर्गत जो प्राप्त अधिकार है वो कौन कौन से हैं? पहला तो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कारणों का पता होना, कारण जानने का अधिकार, ये कहता है 22(1). तो 22(1) क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे उस गिरफ्तारी के कारणों का पता जानने का पूरा अधिकार है। दूसरा है बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने या अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार भी देता है। तो ये भी किस में उल्लेखित है? 22(1) में। लास्ट है बंदी व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए बंदी बना के नहीं रखा जा सकता। तो ये है अनुच्छेद नंबर 22(2). तो अनुच्छेद 22 निवारक निरोध का प्रावधान करता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी कल। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।